Hello everyone. So this is me, Prerna Bajaj, and I would like to welcome you all at BJ's first live session on acne-prone skin and how to deal it with homeopathic approach. So I would like few participants to join, and then we'll start the session with our guest speaker. I've just sent an invite to the speaker. There might be some connection problem. Hello, ma'am. Good evening. Ma'am, you're not audible. Hello. Ma'am, you're audible. Hello, ma'am. So I would like to invite you and introduce you, Dr. Navjot Kaur, to the audience. She has been working for the last 7 years as an optimistic homeopath, and she also holds a fellowship in clinical aesthetic cosmetology. So, Doctor, we are really glad to have you here today for this session. I am really grateful that we get to learn from mentors like you as a student and future homeopath myself. So, ma'am, over to you. हाँ जी, हेलो, मैं डॉक्टर नवजोत कौर। आज हम बात करते हैं विख्यात टॉपिक स्किन के बारे में। आई थिंक आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो सब बात करते हैं कि स्किन क्या है। स्किन हमारा एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसने हमारे पूरे एक्सटर्नल सरफेस को कवर करके रखा हुआ है, यानी कि प्रोटेक्ट करके रखा। मेनली जो स्किन है इसके 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स को मिला के हमारी स्किन है जो पूरे हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये कौन-कौन सी हैं? फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, सेकंड है डर्मिस और थर्ड लेयर है हाइपोडर्मिस, या फिर इसको सबक्यूटेनियस भी बोल देते हैं। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, जो तीनों लेयर हैं इसकी कितनी थिकनेस है? जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसकी थिकनेस होती है 0 to 1 mm, यानी कि 0 to 1 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। जो सेकंड लेयर होती है डर्मिस, इसकी थिकनेस 2 to 6 mm होती है। बात करते हैं जो थर्ड लेयर है उसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 6 to 12 mm। तो ये होगी तीनों लेयर जिसको मिला के स्किन बनती है जो हमारी बॉडी को ऑर्गन प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं कि स्किन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शन है, इसकी क्यों जरूरत है हमारी बॉडी को। जो हमारी स्किन होती है वो हमारी स्किन का एसिडिक पीएच मेंटेन करके रखती है, जिससे जो माइक्रोबियल अटैक होता है वो उससे बच जाता है, यानी कि रेजिस्ट हो जाता है माइक्रोबियल जो अटैक होता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, यानी कि थर्मो रेगुलेशन का काम करती है हमारी स्किन। जो भी कोई भी मैकेनिकल इंजरी है उससे स्किन बचा के रखती है हमारे जो ऑर्गन है उसको। इसके अलावा जो हमारा जो एक्सेसिव वाटर लॉस होता है बॉडी से, वो स्किन की वजह से वो नहीं हो पाता। बस उतना ही वाटर लॉस होता है जैसे स्वेट में हो गया या फिर जैसे भी हो गया, जितना बॉडी को चाहिए वो वाटर बॉडी में रहता है। तो ये
फंक्शन स्किन के हैं, इसीलिए स्किन हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। आगे बात करते हैं डीपली, जो हम पहले लेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेयर्स कितनी है और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। जो लेयर होती है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, वो है एपिडर्मिस। इसका जो मेन फंक्शन होता है एपिडर्मिस का, वो ये है कि ये स्किन को कलर देती है, स्किन का टेक्सचर मेंटेन करके रखती है और स्किन को मॉइस्चर देती है, यानी कि स्किन में जो भी वाटर का कंटेंट है उसको मेंटेन करने का काम जो हमारी लेयर है एपिडर्मिस है वो करती है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो इसमें 4 लेयर्स और होती हैं। तो इसमें एक प्रोसेस हैपन होता है जिसको बोलते हैं केराटिनाइजेशन। केराटिनाइजेशन अगर हम बात करें तो डिस्क्वामेशन ऑफ सेल्स। जब हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो जो बोल देते हैं हम श्रेडिंग ऑफ द स्किन। हर एक 4 to 6 वीक में जो हमारी स्किन होती है वो शट डाउन होती है। वो क्यों होती है उस चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे जो मैं प्रोसेस का नाम बोल रही हूँ केराटिनाइजेशन, उसी प्रोसेस के जरिए 4 to 6 वीक में हमारी स्किन शट डाउन हो जाती है। केराटिनाइजेशन होता क्या है, जो हमारे फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, इसकी जो लास्ट वाली लेयर होती है फोर्थ वन, उसको बेसल लेयर बोलते हैं। बेसल का कनेक्शन सीधा जाने की जो सेकंड लेयर है डर्मिस उसके साथ हो गया। बेसल लेयर हमारी जो है केराटिन सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, उसको केराटिन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। केराटिन सेल्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो डीईजे पे होते हैं। डी पे होता है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, यानी कि डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो जंक्शन है, जो बेसल लेयर है, वहां पर केराटिन प्रोड्यूस होगा। केराटिन वहां पे बार बार प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सेल्स, केराटिन सेल्स जो हैं वो आगे मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने के बाद बेसल लेयर से वो जो सेल्स मल्टीप्लाई हुई हैं वो टॉप की साइड माइग्रेट होने लग जाती है। सेल्स जो मल्टीप्लाई हुई हैं वो आगे माइग्रेट होगी। जब वो आगे ऊपर आती हैं तो जो पहले वाली पुरानी सेल्स हैं वो वहां से मतलब शेड ऑफ हो जाती है। इसको केराटिनाइजेशन बोलते हैं, इसी को डिस्क्वामेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे एक हमारे हम पढ़ते हैं कि सोराइसिस एक प्रॉब्लम होती है। सोराइसिस में जो केराटिनाइजेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। क्योंकि जो वाली प्रोसेस 4 to 6 वीक में कंप्लीट होनी थी, 4 to 6 वीक में सेल मल्टीप्लाई होके शट डाउन होने थे, वो वाली प्रोसेस 1 to 2 वीक में या फिर मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में वो शट डाउन होने लग जाती है। इसी वजह से जो हमारा स्किन होती है सोराइसिस में, वो व्हाइट व्हाइट फ्लेक्स उसके ऊपर जल्दी जल्दी दिखने लगती है। तो इस वजह से सोराइसिस में मतलब केराटिनाइजेशन जल्दी होने की वजह से वो स्किन ऐसी होती है। तो अब हम बात करते हैं जो सेकेंड वन लेयर होती है डर्मिस। डर्मिस कहाँ पे होती है, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में मौजूद है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसकी थिकनेस को ये मेंटेन रखती है। हमारी बीच वाली लेयर होगी 2 to 6 mm ये थिक होती है। स्किन की थिकनेस को मेंटेन करने का काम डर्मिस का होता है। डर्मिस में और काफी चीजें होती हैं, जैसे इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा कोलेजन और इलास्टिन होता है। कोलेजन और इलास्टिन हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है। हम कहते हैं कि हमारी स्किन खिंची हुई है, प्रॉपर ग्लोइंग शो कर रही है, वो कोलेजन और इलास्टिन की वजह से होता है। एक टाइम पे जब वो कम हो जाते हैं तो इसी वजह से रिंकल्स शो होने लग जाते हैं धीरे धीरे स्किन पे, या फिर फाइन लाइंस शो होने लगते हैं। पहला हो गया, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इलास्टिन और कोलेजन होता है। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स आती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो डर्मिस में होते हैं। और इसके अलावा इसमें ग्लैंड्स होती हैं। 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं इसमें, एक तो सेबेशियस ग्लैंड होती है और एक इसमें स्वेट ग्लैंड होती है। जो स्वेट ग्लैंड होती है वो स्वेट प्रोड्यूस करती है, उस वजह से हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन होता है। स्वेट की वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। जो सिवेशियस ग्लैंड होती है, सिवेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करती है, इस वजह से वो हमारी स्किन को मॉइस्चर और ऑयलीनेस देती है। तो इसके अलावा और भी होता है डर्मिस में, जैसे यहाँ पे रेटिकुलर डर्मिस होता है। अगर हम वाटर सॉल्ट, एक और इसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारी स्किन के लिए जिसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड, उसको HA का नाम भी दिया जाता है।
जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो एक नेचुरल ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने कि जो हाइलुरोनिक एसिड है उसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है। अच्छा। हाइग्रोफिलिक नेचर का होता है ये। हाइग्रोफिलिक नेचर होने की वजह से ये वाटर को अपनी साइड खींचता है, इस वजह से हमारी स्किन ग्लोइंग शो होती है। तो ये एक नेचुरल कंटेंट है। अगर हम बात करें जैसे कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने देखा हो कोई भी फेस वॉश वगैरह है, जहाँ आजकल कोई भी कॉस्मेटिक की चीजें आती है जो मेडिसिन होती है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड जरूर डाला जाता है। वो इसीलिए डाला जाता है कि नेचुरली हमारी स्किन की वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए और हमारी स्किन ग्लोइंग दिखने लग जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड लेयर है, यानी कि बिल्कुल इनर डीप जो लेयर है वो है सबक्यूटेनियस लेयर या फिर हाइपोडर्मिस। इसको एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि इसमें टोटली फैट होता है। डीप लेयर है, मेन इसका इसके अंदर फैट है, तो इसके मेन फंक्शन होता है ये एनर्जी स्टोरेज का काम करती है, और इसके अलावा ये इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन यानी कि हमारा जो इनर लेयर है वो हमारे पूरे बॉडी और ऑर्गन को एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है, इसीलिए ये इंसुलेशन का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी स्किन कितने टाइप की होती है। अगर बेसिकली बात करें तो 5 टाइप ऑफ स्किन होते हैं। से फर्स्ट हो गया नॉर्मल स्किन, सेकंड है ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, फोर्थ वन होता है कंबाइंड स्किन, और नेक्स्ट है सेंसिटिव स्किन। फर्स्ट है नॉर्मल स्किन है, उसमें जो मॉइस्चर और ऑयल बैलेंस अमाउंट में होता है, जो नॉर्मल, और उसी वजह से जो स्किन का टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ओपन पोर्स होते हैं वो इसमें बिल्कुल स्लाइट दिखेंगे, इसका साइज छोटा होगा नॉर्मल स्किन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयली स्किन के बारे में। जो ऑयली स्किन होती है उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सीबम प्रोड्यूस होने की वजह से स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है, और इसी वजह से ये एक्ने प्रोन भी होती है ऑयली होने की वजह से। इसके बाद हम इस पे मतलब डीपली इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो स्किन है वो है ड्राई स्किन। जो ड्राई स्किन होती है वो देखने में रफ होती है, टाइट होती है और फ्लेकी होती है, इससे झड़ते रहते हैं जल्दी से। क्योंकि इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें जो मॉइस्चर का अमाउंट है वो कम होता है हमारी स्किन में। जिसकी भी रफ या फिर ड्राई स्किन है उनके अंदर अगर हम बेसिकली बात करें तो HA का अमाउंट कम है, यानी कि जो हाइलुरोनिक एसिड है वो कम है, इसी वजह से आपकी स्किन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबाइंड स्किन के बारे में। जो कंबाइंड स्किन होती है बेसिकली उसमें मतलब इनका मतलब है दोनों है उसमें, ऑयली भी है ड्राई भी है। ऑयली कौन सा एरिया होगा फेस का, टी जोनल एरिया होगा। जो आपका फोरहेड है वो ऑयली है, नोज और चिन, ये वाला एरिया आपका ऑयली होगा। जो आपकी चीक्स बच गई हैं वो वाली ड्राई होगी। ट्राई तो होती है। हाँ जी, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, दोनों ही इश्यूज होंगे, इसमें एक्ने भी होगा। और ड्राई स्किन में एक और हम मिस कर गए हैं, उसमें ड्राई होने की वजह से स्किन में इचिंग जल्दी से हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो जो कंबाइंड स्किन है इसमें दोनों ही होगा, इसमें एक्ने भी होंगे और जल्दी से इचिंग और रेडनेस भी हो जाएगी। इसके अलावा जो लास्ट वाली है वो है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन ऐसी होती है जो किसी भी फैक्टर से इजीली अफेक्ट हो जाती है, उस वजह से रेडनेस होने लग जाएगी, या फिर कोई भी अर्टिकेरिया टाइप इरप्शंस हो जाएंगे जल्दी से, और बर्निंग होने लग जाएगी। सेंसिटिव स्किन तो ऐसी होती है मतलब कई बार उनसे सनलाइट भी नहीं कई लोग बियर कर पाते, उसी वजह से उनको रेडनेस भी हो जाती है। तो ये थे स्किन के टाइप्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब हम मेन बात करते हैं कि हमारी जो एक्ने प्रोन स्किन है वो कौन सी है, क्यों है, और इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और होम्योपैथिक अप्रोच इसकी क्या है। जो एक्ने प्रोन स्किन होती है वो हमारी मतलब बेसिकली बात करते हैं कि ऑयली स्किन होती है। जिनकी भी ऑयली स्किन होगी उनको जल्दी से एक्ने हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, जो ऑयली स्किन होती है उसमें जो सिबेशियस ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड ओवर प्रोडक्शन कर देती है सीबम का, उस वजह से वो ऑयल इकट्ठा हो गया चेहरे पे। और एक्ने कैसे बनता है,
एक्ने जैसे सीबम जो प्रोड्यूस किया, सीबम प्रोड्यूस होने के बाद जो हेयर फॉलिकल था उसने सीबम को भी प्लग कर लिया और इसके साथ साथ स्किन जो डेड सेल्स थी स्किन की उसको भी प्लग कर लेता है। इन दोनों चीजों को मिला के एक्ने बन जाता है। बाद एक्ने के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो उनकी स्टेजेस है कैसे कैसे है, कोई सीवियर है, कोई माइल्ड है, कोई वैसी है। तो एक हम बात करते हैं अब सिबेशियस ग्लैंड के बारे में। सिबेशियस ग्लैंड है, कहाँ कहाँ पे होती है। सिबेशियस ग्लैंड हमें पता है हमारी बॉडी में ऑल ओवर है। सिबेशियस ग्लैंड हमेशा हेयर फॉलिकल के साथ ही होती है, हमेशा हेयर फॉलिकल इसके साथ एसोसिएटेड होगा। हमारी पूरी बॉडी में सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं है, हमारे लिप्स में, हमारे पाम्स में और सोल्स में। इन 3 जगहों को छोड़कर हमारी पूरी पूरी बॉडी में सिबेशियस ग्लैंड है। ये 400 टू 900 nm3 के अकॉर्डिंग होता है। ये अलग अलग वेरी करता है, ये कोई ऐसे नहीं है भी इतनी होगी, किसी पर्सन के ज्यादा है। मतलब बेसिकली बात ये है कि अगर किसी को ऑयली स्किन है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सिबेशियस ग्लैंड कुछ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी एक्ने प्रोन स्किन है वो एक्ने कितने टाइप के हैं। एक्ने का क्लासिफिकेशन अलग अलग ही है सबने। बेसिकली हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जो माइल्ड में आता है वो होता है फर्स्ट कोमेडोन्स। कोमेडोन्स में 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है व्हाइट हेड्स होते हैं और ब्लैक हेड्स होते हैं। जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो ओपन कोमेडोन होता है, मतलब जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो ओपन होगा, अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो एक ब्लैक सा निकल के आता है। व्हाइट या ब्लैक? ब्लैक कॉमेडोन्स। ब्लैक, ब्लैक कॉमेडोन्स। जिसको हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं वो वाला ओपन कोमेडोन होता है। वाले व्हाइट हेड्स होते हैं वो वाला क्लोज्ड कोमेडोन होता है, यानी कि उसका जो ऊपरी सतह है वो बंद हुई हुई है, अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो वो बाहर नहीं आता है, उसके अंदर मतलब थोड़ा बहुत जो भी इन्फेक्शन है वो है। ये कोमेडोन्स होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं पेप्यूल्स। पेप्यूल्स का मतलब है यानी कि थोड़ी थोड़ी रेडनेस होनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा एलिवेशन शो होगा। कोमेडोन की जो अगली स्टेज है वो पेप्यूल्स है। उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल यानी कि नेम से ही पता लग रहा है कि पस बननी शुरू हो गई है उसमें। अभी पस कितनी क्या है, बस इतनी है, अभी वो वाइट ही है। अगर वो ही पस ज्यादा पुरानी हो रही है या फिर आपके पस्ट्यूल का साइज बड़ा हो रहा है तो वो नेक्स्ट स्टेज हो जाती है, उसमें नीचे नोड भी बननी शुरू हो जाती है, तो उसको नोड्यूलर एक्ने बोलते हैं। अगर हम इसकी मतलब ग्रेड की बात करें इसी में से कोमेडोन की और पस्ट्यूल पेप्यूल जो भी है, फर्स्ट पे आता है जो हमारी माइल्ड ग्रेड होती है। माइल्ड में हम कोमेडोन को रखते हैं। कोमेडोन में सिंपल इरप्शन भी हो गया और जो ओपन ब्लैक हेड्स हो गए और व्हाइट हेड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें माइल्ड में आता है पेप्यूल्स, यानी कि जो स्टार्टिंग स्टेज है उसके बाद कोमेडोन के बाद जो रेडनेस हो गई है, थोड़ा सा एलिवेशन हो गया है, उसको हम माइल्ड स्टेज में रखते हैं। आगे सीवियर स्टेज, सीवियर में पस्ट्यूल को काउंट करते हैं और इसके अलावा जो नोड्यूलर एक्ने होते हैं। इसके अलावा इनकी और 2 क्लासिफिकेशंस भी होती हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी है, इसी में है वो भी। जैसे जो कोमेडोन्स हो गए वो नॉन इन्फ्लामेटरी में काउंट होते हैं, क्योंकि इसमें देखने में कोई ज्यादा इन्फ्लामेशन नहीं शो होगी, बस एक पिन पॉइंट की जगह आपको मिलता है कोमेडोन, तो ये नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने है। इसके बाद जो है इन्फ्लामेटरी, जो पेप्यूल्स हो गया उसमें एलिवेशन शो हुई है, पोस्ट्यूल्स में है और नोडुलर में है, तो ये इन्फ्लामेटरी एक्ने हो गई। आगे इन्हीं को अगर हम मेडिकल टर्म का नाम दे दें पोस्ट्यूल और नोडुलर को, तो इनको एक्ने वल्गैरिस बोल देते हैं और एक्ने रोजेशिया, तो ये मेडिकल टर्म है। ये सारे टाइप एक्ने के हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जनरल मैनेजमेंट हम घर पे कैसे कर सकते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, नहीं हम बार बार जा भी नहीं सकते जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, है ना, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है घर। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको मिनिमम ट्वाइस अ डे आपको फेस वॉश करना है। वो भी फेस वॉश कौन सा यूज करना है, स्पेशली नीम फेस वॉश यूज करना है। नीम फेस वॉश इसीलिए यूज करना है, जो नीम होता है वो जो एक्सेसिव आपका सीवम है उसको निकाल देता है अच्छे से। ये ड्राई स्किन वालों को नीम वाला फेस वॉश कभी नहीं यूज करना चाहिए।
उनको यूज करना चाहिए जिसमें हाइलुरोनिक एसिड डाला हुआ है, वो वाला उनको मतलब फेस वॉश यूज करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो हमें जो भी जैसे ह्यूमिड इन्वायरमेंट है उससे आप दूर रहें, अगर पॉसिबल है तो। मैम मॉनसून का क्या करें फिर उस कंडीशन में जहाँ इतना मॉनसून इतनी बारिशें रहती है, लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, उस कंडीशन में स्किन को कैसे मैनेज करें? वहाँ पे फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपना फेस वॉश कर सकते हैं, फेस को कवर करके रखना है। इसके अलावा जब भी घर से बाहर जाना है या फिर घर पे ही सनस्क्रीन का यूज करो। हम्म। सनस्क्रीन कौन सी यूज करनी है ये भी अलग अलग होती है, ऑयली और ड्राई स्किन के लिए। जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको सनस्क्रीन जेल वे सनस्क्रीन यूज करनी है, क्योंकि उसमें क्रीम नहीं है। जो जिनकी ड्राई स्किन है उनको क्रीम बेस सनस्क्रीन यूज करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और स्पेशली जो गर्ल्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके एक्ने हो गया, वो बार बार टच करते रहते हैं, ये टच ऐसे कभी भी नहीं करना। जो हमारे नेल्स होते हैं मोस्ट इन्फेक्टेड प्लेस है ये, कभी भी नहीं टच करना इनको। और प्लेंटी अमाउंट ऑफ आपने वाटर लेना है, कम से कम आपने 2 लीटर पानी पीना है दिन में। चाहे आपकी ऑयली स्किन है फिर भी पीना है, वो जरूरी है, क्योंकि टॉक्सिन निकालने का काम तो वाटर के हिसाब से है। अब हम बात करते हैं, हमारे हमने देख लिया टाइप कितने हैं, स्किन के टाइप देख लिए, एक्ने के टाइप देख लिए, जनरल मैनेजमेंट देख लिया। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक अप्रोच क्या है एक्ने। वैसे तो हम होम्योपैथी की बात कर नहीं सकते, इतनी ज्यादा वास्ट में है ये। कुछ हम्म। लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ जो आप यूज कर सकते हो सिम्टम के हिसाब से। तो फर्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। जो नेट्रोम्यूर मेडिसिन होती है वो स्पेशली ऑयली और ग्रीजी स्किन के लिए, मतलब आप ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि ऑयल आया हुआ है। और इसमें आपने क्या देखना है, पेशेंट हॉट नेचर का होगा, उसकी डिजायर सॉल्टी होगी, और इसमें जो एक्ने बनेंगे इसमें पोस्ट्यूलर एक्ने होंगे। पहली जो एक्ने है पोस्ट्यूलर एक्ने होंगे, उस केस में आप नेट्रोम्यूर दे सकते हो। इसके अलावा जैसे बर्वेरिस एक्यूफोलियम, ये एक बेस्ट रेमेडी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मतलब पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है, हर एक एक्ने में, हर एक स्किन कंडीशन में बर्वेरिस एक्यूफोलियम एक ये बोल लो स्किन को क्लियर करने का काम करती है। अगर आपकी स्किन पे कोई भी स्पॉट है, कोई ब्लैक किसी भी चीज का है, जहाँ एक्ने है, जिस टाइप की मर्जी है, उस केस में आप बर्बेरिस एक्यूफोलियम पेशेंट को दे सकते हो। आप इसको लोकली लगाने के लिए भी दे सकते हो। इसके अलावा इसको मतलब इंजेक्शन के लिए भी दे सकते हो, ऑरली भी दे सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम मैक। कोनियम मैक आपको पता है कि ये किस चीज के लिए यूज होती है, ये स्टोनी हार्डनेस यहाँ पे होती है। तो बेसिकली इसका यूज नोड्यूलर एक्ने में होगा। जो हमारी लास्ट स्टेज ऑफ एक्ने है, नोड्यूलर एक्ने है या फिर इन्फ्लामेटरी एक्ने जिसको बोल देते हैं, आपके एक्ने बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, पस भी है उसमें, और नीचे आपको शो हो रहा है कि नीचे एक गांठ बनी हुई है, तो उस केस में कोनियम मैक बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा साइलेशिया और मर्क्सो, साइलेशिया और मर्क्सोल दोनों पस्ट्यूलर एक्ने के लिए यूज होता है। बेसिकली जो मर्क्सोल होती है वो पुराने एक्ने के लिए यूज होता है जिसमें डिस्चार्ज येलोइश, और साइलेशिया जैसे एक्ने आपका ज्यादा पुराना नहीं है, उसमें व्हाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस में आप साइलेशिया दे सकते हो। साइलेशिया के तो इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, 1 हफ्ते में आपको पेशेंट आके बोलेगा कि उसके एक्ने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल कॉमेडोन से बच जाते हैं, लास्ट में उसका पस चला जाता है, और ऐसे रहेगा जैसे ठीक होने के बाद जो स्पॉट से रह जाते हैं, ऐसा रिजल्ट आता है साइलेशिया। और अगर हम बात करें मेडिसिन की तो है पल्सटिला। इस केस में देते हैं जहां पर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी स्टेज में हो सकता है, जैसे स्टार्टिंग में प्यूबर्टी के टाइम पे हो गया, या फिर आपको अगर पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, मेनोपॉज है, तो उस केस में आप पल्सटिला दे सकते हो। बट फिर भी आपने ये ध्यान रखना है कि पल्सटिला का नेचर अगर मैच हो रहा है, यानी कि पेशेंट इंट्रोवर्ट है, बाहर जाके उसको अच्छा लग रहा है, तो उस केस में पल्सटिला बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है डलकमर। डल्कामारा एक ऐसी मेडिसिन है जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में काम करती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एक्ने होते हैं पर ह्यूमिडिटी जब हो जाती है तब ज्यादा एक्ने होते हैं, या फिर विंटर में ज्यादा एक्ने होते हैं,
तो उस केस में आप डलकामारा मेडिसिन दे सकते हो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये थी हमारी पूरी होम्योपैथिक अप्रोच एक्ने के लिए। अगर आप कुछ और कंफर्म करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको सनस्क्रीन का यूज प्रॉपर कैसे करना है। मैम पहले तो मेरे तो कोई सवाल नहीं है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सुन के आपसे। एंड आई रियली लाइक कि जो भी आपने इतना डिटेल्स दी उसमें, लाइक जंक्शन के बारे में बताया, हमने भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, बट आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब आप कैसे अप्रोच, हम एज अ फ्यूचर होम्योपैथ्स अगर देखें, हाउ डू वी अप्रोच मेंटल्स पे ज्यादा लें या फिजिकल्स को ज्यादा कंसिडर करें? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर हम बेसिकली बुक्स को देखेंगे तो बुक्स तो यही कहती हैं कि हमने मेंटल बेस पे चलना है। पर हम्म। प्रेशर जो भी होम्योपैथ है, मैं उसकी बात करूं तो वो एकदम से मेंटल पे नहीं चल सकता। हम्म। तो उसके लिए मेन क्या है कि एक तो वो जो भी की पॉइंट्स होते हैं उसको ध्यान रखे, और हर एक बच्चे को इतना याद होता है कि वो थेरेपेटिकली उस चीज को हैंडल कर सकता है। एक बार आप उस पॉइंट से शुरू करें। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ भी आने लगेगा कि मेरे थेरेपेटिक में इस पेशेंट का मेंटल भी मैच हो रहा था, इसी वजह से पेशेंट ठीक हुआ है। हम्म। तो आपको दोनों बातों पे ध्यान देना है। बस ये नहीं है अकेला मेंटल पे चलोगे तो पेशेंट कभी नहीं ठीक होगा। सबसे पहले जब भी केस टेकिंग शुरू करना है, पेशेंट से बोलो भी आप अच्छे से बताओ, जितना बताओ उतनी मेडिसिन मिलेगी आपको। उतनी सिमिलर निकाल पाएंगे मेडिसिन। निकाल पाएंगे। ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास लेट आते हैं, वो हम्म। एलोपैथी बाद ही आते हैं, तो उनको ये होता है कि डॉक्टर को ज्यादा नहीं बताना, जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा मेडिसिन लिखेगा। एलोपैथ से तो और भी स्किन मेरे हिसाब से ड्राई फ्लेकी बिकॉज ऑफ द टॉपिकल वो जो यूज करते हैं। हाँ, उसी वजह से हो जाती है ऐसी। हम्म। स्टार्टिंग में जब केस टेकिंग लेना है, पेशेंट को ऐसे बिल्कुल कंफर्टेबल करो कि आपका जो भी डाटा है कॉन्फिडेंशियल है, आपके जाने के बाद हमें कुछ नहीं याद है, हमने लिख लिया है। पेशेंट को ये रहता है कि कहीं मैंने अगर अपना मेंटल ये सिम्टम बता दिया तो हमारे बाहर मतलब घर वालों के नंबर, ज्यादातर होता है ऐसे। तो उनको बोलना है कि ये चीज यहीं पे सीमित है, मेरे साथ भी नहीं जाएगी घर। आराम हम्म। से केस टेकिंग लो। अगर आपको मेंटल लेवल पे समझ आ रही है तो उसको मेंटल लेवल पे दो, अदरवाइज आप उसको स्टार्टिंग में जो आपको की नोट सिम्टम समझ में आए और जो आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक जो भी याद है वो वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और मेंटल बेस पे जो भी आपको बात समझ आई पेशेंट की, उसी बात को पकड़ के उसको समझाना है अच्छे से। क्योंकि अगर आपने उसकी केस टेकिंग करते टाइम काउंसलिंग अच्छे से कर दी तो 50% पेशेंट वैसे ठीक हो जाता है। हम्म। और सच में वैसे ही बोलता है आके पेशेंट भी, हाँ मैंने, आपने जैसे बोला था ना, आप आके बोलोगे मैं ठीक हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में होता है ऐसे। क्योंकि हम्म। तो रीजन है, देखा जाए तो माइंड से ही होता है। स्ट्रेस की वजह से, माइंड की वजह से। हमने सोच लिया मैंने ठीक होना है तो अपने आप वैसे एंजाइम, वैसे हार्मोन, अपने आप वैसा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, बॉडी ठीक हम्म। कर उस चीज को। बाकी हमने जो मेडिसिन दी है वो काम करती है। Well, audience में, if anyone has any questions, so you can put up to Dr. Navjot Kaur. She is a brilliant, मतलब, ma'am, I admired your entire session. It was really insightful. थैंक यू। If you have any questions with the doctor, you can ask right now. And if we are unable to answer it right now, ma'am will answer it or we will answer it once the live session gets over. क्योंकि अगर हमने जैसे जो गर्ल्स होते हैं उनको मेकअप करना ज्यादा पसंद होता है, तो Hmm. मेकअप कैसे करना है हमें। सबसे पहले जब भी घर से बाहर निकलना है तो आपने सुना होगा कि सनस्क्रीन लगती है। सनस्क्रीन लगाने के तरीके होते हैं कि आपने सनस्क्रीन कैसे लगाना है। और And there was a network issue.
But there was a network issue. तो आपकी आवाज वही कट हो गई थी when you were guiding us about the sunscreen and application of makeup. नहीं सही आ रही है आवाज? Yes, ma'am. कर रही थी कि जैसे गर्ल्स को मेकअप पसंद होता है, तो मैं ये नहीं कह रही मेकअप नहीं करना, मैं ये बता रही हूँ मेकअप कैसे करना है। ठीक है? Okay. तो जब भी हमने सुना होगा कि सारे बोलते हैं कि बाहर Ma'am is giving such insightful points and video is just keeping on pausing. I'll send invite once again. Okay, well, we'll finish the live here today because of some technical issue. I hope that it was an interactive session for all of you. And if you have any questions, we'll answer you. Please drop in the comment section. So until next time, see you and goodbye and take care of your health.